हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। इस वीडियो में हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, रोड मैप यानी कि आपको क्या और कितना पढ़ना है, साथ में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल मन में उठता है कि यार ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं। तो अगर मैं आपको सबसे आसान तरीके से समझाऊं तो जब हमारे पास दो दो इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिए हो जिसमें कि दो वेरिएबल्स हो एक्स वाई यू वी टी डब्ल्यू, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं लेकिन दो वेरिएबल्स एक टाइम पे होने चाहिए, साथ में ये लीनियर इक्वेशन होने चाहिए यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए। हर जगह वेरिएबल के ऊपर वन पावर देखने को मिलनी चाहिए। जब दो दो ऐसे इक्वेशंस हमें दिए हो तो इन्हें कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर क्यों? क्योंकि दो इक्वेशंस हैं। लीनियर क्यों? क्योंकि एक्स वाई के ऊपर वन पावर है। टू वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। तो जब दो इस तरह के इक्वेशन साथ में दिए होते हैं बच्चों तो हम इन्हें कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों ये पूरा चैप्टर इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में है, यानी कि हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आप सोचोगे कि यार इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या, तो थोड़ा सा ग्राफ में समझते हैं। मान लीजिए ये जो इक्वेशन है इसका हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा आएगा? लाइन आएगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन की लाइन ये आई, दूसरे इक्वेशन को हमने अगर ड्रॉ किया तो उसमें भी एक लाइन मिलेगी। जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी जिस भी पॉइंट पे, ये इसका सोल्यूशन है। यानी कि सोल्यूशन का मतलब है दोनों लाइन जहां पे टच कर रही हैं वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या है वही उसका सोल्यूशन है। तो जब दो इक्वेशन दिए तो पहली सिचुएशन ये हो सकती है और दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि जिस रास्ते से पहली लाइन गई है दूसरी लाइन भी उसी सेम रास्ते से जाए। और इस केस में तो इसमें एक दो नहीं, पूरे के पूरे पॉइंट ही कॉमन है। तो अगर कॉमन पॉइंट डिसाइड करता है कि सोल्यूशन कितना होगा तो इस केस में कैसा सोल्यूशन होगा? इस केस में बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है केस में। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि पहली लाइन जिस रास्ते से गई है दूसरी लाइन उसकी पैरेलल है, यानी कि वो लाइन कभी मिल ही नहीं रही है। हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट। तो सोल्यूशन होगा ही कि नहीं ये कॉमन पॉइंट डिसाइड करता है। तो पैरेलल लाइन में तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जो लाइन हमें इक्वेशंस दिए हैं उनकी लाइन पैरेलल हो, यानी उनका कोई सोल्यूशन ही ना हो। तो इस पूरे चैप्टर में हमें तीन शर्तों के बारे में पढ़नी है, तीन कंडीशंस के बारे में पढ़नी है। पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा कोइंसिडेंट लाइन और तीसरी पैरेलल लाइन। हम इक्वेशन को देख के ही पता कर सकते हैं कि एक्चुअली किस टाइप की लाइन मिलेगी। अब आप सोचोगे कि यार देख के कैसे पता चल जाएगा? देख के मतलब कि उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों अब डिटेल में समझते हैं कि हमें देख के कैसे पता चलेगा कि जो लीनियर इक्वेशन है वो कौन सी तीन में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो क्या होता है, ध्यान से सुनिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां a1 b1 a2 b2 c2 ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव हो सकते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट ये हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि जो a1 a2 है वो एक साथ ना हो जाए और b1 b2 जो है वो एक साथ 0 ना हो जाए। तो मान लो ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन है, आपको क्या करना है? a1 में a2 को डिवाइड करना है। क्या करना है? a1 में a2 को डिवाइड करना है और b1 में b2 को डिवाइड करना है। अगर a1 अपॉन a2 जो भी आया है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। इस केस में लाइन कैसे होती है? इंटरसेक्ट कर रही होती है आपस में, लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। अब ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है और इस टाइम पे जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है यानी कहीं ना कहीं मिलेंगी और जहां मिलेंगी वही सोल्यूशन है। तो इस केस में क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। कैसा सोल्यूशन होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। और जब सोल्यूशन मिल जाता है लाइन का, जब लाइन का सोल्यूशन मिल जाता है उस टाइम हम लोग उसको कहते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन। कंसिस्टेंट कहते हैं, जब एक भी सोल्यूशन मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, ये a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, हमें जो इक्वेशन दिया है वहां से हमें कांस्टेंट उठाने हैं, यहाँ रख देने हैं। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इस केस में यूनिक सोल्यूशन होता है और यूनिक सोल्यूशन को हम लोग क्या भी कहते हैं? कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड केस की, केस 2। इफ a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के
अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो सी भी चेक करिए, सी भी चेक किया हमने और सी इसके भी इक्वल हो गया, यानी कि सब इक्वल हो गए, यानी तीनों इक्वल हो गए। अगर तीनों इक्वल हो जाएंगे तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे कि जो लाइन है, वो जो लाइंस हैं वो कैसे लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि एक ही रास्ते से पहली लाइन जा रही है, उसी रास्ते से दूसरी लाइन भी जा रही है, एक के ऊपर एक से जा रही है। इसको कहते हैं मैथ्स में कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के केस भाई यहाँ पे एक दो नहीं, पूरे के पूरे पॉइंट कॉमन है, तो ऐसे केस में कितने सोल्यूशन होते हैं, जो लाइन होती है वो होती है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। और इस टाइम पे सोल्यूशन कितने होते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन बहुत सारे होंगे, हम लोग को ऐसे लिख देना है। और चाहे एक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, हमें क्या लिखना है कि सोल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। समझ आ गए, ये कंडीशन का मतलब कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक से जाने वाली, इसमें बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं और इस टाइम सोल्यूशन को कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। चलिए तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस मतलब कि जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है, ये कब होता है और कैसे पता चलेगा हमें, हाउ विल कम टू नो। बच्चों अगर a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाए, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, जब तीसरा इक्वल नहीं हो तो हम कहेंगे कि जो लाइन है वो कैसे है, इट इज अ कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन। ये किसकी कंडीशन है बच्चों, पैरेलल लाइन की कंडीशन है। और इस टाइम पे जब उन लोग पैरेलल है, टच ही नहीं कर रही है, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, इस टाइम पे कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। और जब सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो होता है इनकंसिस्टेंट, क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो ये है लाइंस और उसके सॉल्यूशन की कहानी। बस ये तीन कंडीशन जो है आपको अच्छे से समझ लेनी है और इसी पे जो है बेस्ड है हमारा पूरा चैप्टर, दिस होल चैप्टर। बच्चों पूरा चैप्टर जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता है, सॉल्यूशन है कि नहीं और है तो कैसे निकालना है, बस यही है इस थर्ड चैप्टर की कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे मिलता जुलता आपने क्या पढ़ा है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, चैप्टर 4 में क्या पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपने पढ़ा है कि कैसा इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। ax plus by plus c equals to 0 where a b c are real numbers, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं वो लोग। एक ही शर्त थी कि a और b दोनों एक साथ 0 ना हो जाए, कभी a 0 हो जाए उस टाइम b 0 ना रहे, अगर b 0 है तो a 0 ना रहे, एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दे आर रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो 0 भी हो सकता है ना। अपन ने इन्हें सॉल्व किया था और इनके तरह तरह से 4 सोल्यूशन निकालिए, ये सब किया था, याद आया। और हमने ये भी जाना था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में बनाए तो क्या मिलता है, किसी को याद है क्या मिला था, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, लीनियर मतलब लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। किसी भी स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट पे कोई x होता है और कोई y होता है, उस पॉइंट पे x और y की वैल्यू क्या है वो उसका एक सोल्यूशन होता है। मतलब इस लाइन में जितने पॉइंट्स हैं उतने सोल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो तुमने एक चीज लिखी थी क्लास 9 में, लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, याद है, क्योंकि इस ग्राफ में जितने भी पॉइंट हैं हर एक पॉइंट उसका सोल्यूशन है। जैसे कि ये एक पॉइंट था, ये एक सोल्यूशन हुआ, ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा सोल्यूशन है, ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा सोल्यूशन है। जितने इसमें पॉइंट होंगे ना उतने सोल्यूशन होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, अनकाउंटेबल, उसको मैथ्स में कहते हैं इनफाइनाइट। तो चूंकि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो ये तो बात हुई क्लास 9th की, ये हम पढ़ चुके हैं। हमने बताया था कि भाई इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन तो निकाल नहीं सकता, तो हमको लोग बोल रहे थे कि फाइंड एनी 4 सोल्यूशन, फाइंड एनी 3 सोल्यूशन, बस यही तक तो था क्लास 9 का चैप्टर 4, इससे ज्यादा नहीं था। अब 10th क्लास में इससे एक स्टेप आगे जाते हुए उन्होंने हमें लीनियर इक्वेशन तो दिया है, पेयर दिया है, यानी कि ऐसे लीनियर इक्वेशन एक नहीं होंगे, दो होंगे। अब दोनों में ए तो नहीं ले सकते थे, तो पहले में हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं और दूसरे में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लेते हैं। यानी कि जब दो लीनियर इक्वेशन साथ साथ हो तो उन्हें पेयर कहते हैं।
लीनियर क्यों है? क्योंकि भाई एक्स और वाई पे कोई पावर नहीं है, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन है। पेयर क्यों है? क्योंकि 1 और 2 दो है। और टू वेरिएबल की इक्वेशंस क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। हम इसके लिए भी रेडी हैं कि भाई अगर एक्स वाई की जगह यू और वी वेरिएबल भी हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल दो होंगे एंड वो वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं। तो जब ऐसे दो दो इक्वेशन सॉल्व करने को दिए जाएं तो समझ लेना कि दे आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहला जो टाइप है टाइप 1, हमें पता चल गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होता है, ठीक है। हम पहले टाइप में ये पता करेंगे कि इसका सोल्यूशन है भी कि नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइन इकट्ठा कोई सोल्यूशन बनाए ही ना, क्योंकि सब कुछ ज्योमेट्रिकली अगर समझा जाए तो दो लाइन का सोल्यूशन होता है कि नहीं ये उनका इंटरसेक्शन डिसाइड करता है। कैसे? मान लेते हैं बच्चों, अगर तुमने पहले लाइन का ग्राफ बनाया तो वो पहली लाइन का ग्राफ ये है, दूसरी लाइन का ग्राफ ये है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कोई एक्स होगा और कोई वाई होगा, तो वो एक्स और वाई ही इसका सोल्यूशन है। यानी अगर एक बार इंटरसेक्शन हो रहा है तो हम कहते हैं यस देयर इज यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है और वही उसका आंसर हो जाता है। यानी एक सिचुएशन होती है कि भाई इंटरसेक्शन लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। और दूसरी लाइन, दूसरा केस हो सकता है कि पहली लाइन जिस रास्ते से गई थी दूसरी लाइन भी एग्जैक्ट सेम रास्ते से जा रही है, उसी के ऊपर से जा रही है। जितने कॉमन पॉइंट होंगे उतने सोल्यूशन होंगे। तो बताओ इसमें कितने कॉमन पॉइंट है? इनफाइनाइट। तो इस केस में एक नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। जब वो लोग एक के ऊपर एक से जाती है इसको मैथमेटिकली क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। लेकिन एक सिचुएशन और होता है कि जो पहली लाइन है वो दूसरी लाइन को टच ही ना करे किसी पॉइंट पे, यानी लाइन कैसी हो जाए? पैरेलल। पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट्स। तो अगर लाइन पैरेलल हो गई है तो फिर हमको सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि असल में सोल्यूशन है कि नहीं इनका ये डिसाइड कौन करता है? लाइन का इंटरसेक्शन। हम भले इसको सॉल्व करते रह जाए लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है वो इंटरसेक्शन में है। तो अगर लाइन पैरेलल है बच्चों तो इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, ठीक। तो पहला जो टाइप हमें यहाँ पे पढ़ना है ना इस चैप्टर में, उसमें अपन लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं इक्वेशन देख के कि ये सिचुएशन है कि ये सिचुएशन है कि ये सिचुएशन है। यानी हम लोग पता करते हैं कि सोल्यूशन है कि नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? पहला जो टाइप जो अपन को पढ़ना है, चेक सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट, सोल्यूशन है भी कि नहीं है, या कितने सोल्यूशन है। इस पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 3.1, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब इसी पे बेस्ड है, टाइप 1, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है और उससे भी पहले उससे भी बड़ा था। पूरी दो एक्सरसाइज डिलीट होने के बाद अभी भी जो बचा है वो थोड़ा बड़ा ही है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है। तो अब जो आपके पास बचा है उसमें से पहली एक्सरसाइज तो मैंने आपको बता दी। अब बच्चों जो दूसरी चीज पढ़नी है हमको, दूसरी चीज पढ़नी है वो क्या है? हमें पढ़ना रहेगा कि ठीक है आपने पता कर लिया कि सोल्यूशन हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता। चलिए, तो उसके बाद जब हम पता चेक कर ले, पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर ले, फिर बात करेंगे कि हम अब सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं ऑफिशियली। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकाले कैसे जाते हैं? देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड फॉलो करनी है। पहले कितनी थी? 4 थी, एक मेथड डिलीट हो चुकी है। पहली मेथड बच्चों हमें सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन मतलब क्या? हम जान चुके हैं ज्योमेट्रिकली जरूर इंटरसेक्शन हो रहा होगा और जहां इंटरसेक्शन हो रहा है उसमें एक्स और वाई ही सोल्यूशन होता है, ठीक। लेकिन हर बार तो हम ग्राफ नहीं बना सकते, हमें ज्योमेट्रिकली दो एक्चुअली जो मेथड है उनको दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड, नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा और देखेंगे कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वही आंसर होता है, ठीक। इसमें मतलब सच में उस ग्राफ ही बना के पता करते हैं। ग्राफिकल मेथड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वो इसी चैप्टर के लिए बस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बाकी की मेथड है वो जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक तुम्हारे साथ रहेगी बाकी की मेथड, ठीक। सेकेंड मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बच्चों बेसिकली दो अलजेब्रिक मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ बनाना। अब दो अलजेब्रिक मेथड है, उसमें से एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरी है एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड, ये स्टूडेंट की फेवरेट है, ये बहुत पसंद आती है बच्चे लोग को, एक बार पढ़ने के बाद उन लोग को बहुत अच्छे से बनने लगती है ये मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये दो अलजेब्रिक मेथड है, इनको अभी अपन सीखेंगे। और जब तक मैथ पढ़ोगे कभी भी ये मेथड, ये नहीं कि यही तक है, हमें कहीं भी आज यूज हो सकती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो कहीं भी यूज सॉल्व करना पड़ सकता है ना, तो ये मेथड आपके साथ हमेशा रहेंगी। लेकिन ये मेथड, ग्राफिकल मेथड, इसी चैप्टर तक रहेगी। लेकिन तो इसलिए इतना पढ़ना है कि भाई एग्जाम में अगर आए तो बन जाए। ठीक है, तो ये तीन मेथड जो है हमें पढ़ना है, सीखना है, और ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है इन मेथड से, ये अच्छे से एकदम से इसमें एक्सपर्ट हो जाना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एकदम देखते ही कोई भी क्वेश्चन आप फटाफट से सॉल्व कर पाओ इन किसी भी मेथड से, स्पेशली इन दोनों मेथड से। तो जब 3.1 है ना, 3.1 के कुछ क्वेश्चन में, शायद 1, फर्स्ट, 4th और 7th, 3 क्वेश्चन में आपको ग्राफिकल मेथड पूछी गई है, जहां सब्स्टिट्यूशन मेथड मिलेगी आपको बच्चों एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मिलेगी आपको एक्सरसाइज 3.3 में। तो यहां से आपकी तीनों मेथड कवर होती है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो बच्चों जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसे ही आता है कि भाई किसी भी मेथड से इक्वेशन को आप क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। तो दूसरी मेथड मतलब भी सॉल्व करना। टाइप 1 के क्वेश्चन, टाइप 2 के क्वेश्चन। अब बात करते हैं एडवांस क्वेश्चन की, जो कि आपका टाइप 3 का क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर में एक्सपेक्टेड है। वो क्या है? वर्ड प्रॉब्लम, पप्पू की एज, पापा की एज। ठीक है, एज निकालते रहो, जो मैंने अभी आपको बताया था। वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, किसी भी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो व्हाई वर्ड प्रॉब्लम इज अ एक्चुअल प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स? क्योंकि प्रॉब्लम को समझ के ऐसा इक्वेशन खुद से बनाना पड़ेगा, है ना। अभी तक टाइप 2 में क्या था? टाइप 2 में ऐसा इक्वेशन खुद दिया था रेडीमेड, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम को समझना है और ऐसा इक्वेशन खुद ही बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद जैसा यहाँ समझा था उससे सॉल्व करना है। ठीक, तो प्रैक्टिस से तो इजी हो जाएगा, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि काफी हाँ, अभी इसको डिफिकल्ट मान के चल रहे हैं अपन, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कहां तक समझ आएगा। तो इसको इंपॉर्टेंस देनी है। और टाइप 3 इज नॉट दैट इजी, हल्के में लेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा ये। तो इसलिए 3 टाइप के जो है क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, और इन तीनों को अच्छे से करना है अपन को। चलिए, तो बच्चों जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, अब हम उन्हें करने के लिए रेडी हैं। जब भी हमें 2 इक्वेशंस दिए हैं, 3 सिचुएशन पॉसिबल हैं, 3 सिचुएशंस आर पॉसिबल। फर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो लाइंस हैं, पहले इक्वेशन की लाइन और दूसरे इक्वेशन की लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो ज्योमेट्रिकली इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होती है तो जहां मिल रही होती है लाइन, वहां पे जो x है और जो वहां पे जो y है वही उसका सोल्यूशन होता है, और इस केस में हम लोग कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या है कंडीशन, बोलिए? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हम हमेशा याद रखेंगे, दिस इज द कंडीशन, अलजेब्रिक कंडीशन, ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ठीक है, जब सोल्यूशन एक होता है, यूनिक होता है, तो हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? इस टाइम पे सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए, फॉर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, अब हो सकता है कि जो लाइंस है वो लाइन दोनों एक ही रास्ते से जा रही हैं, बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। जितने भी पॉइंट बच्चों उन दोनों लाइन में कॉमन होंगे उतने सोल्यूशन होंगे। तो यहां पे एक नहीं, सारे पॉइंट कॉमन है। इन दिस केस हम लोग कहते हैं देयर आर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। एंड क्या कंडीशन होती है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। याद कैसे रखना है? जब सब इक्वल हो जाए तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और ज्योमेट्रिकली लाइन एक के ऊपर एक से जाती है, इसको क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। जब एक के ऊपर एक से लाइन जाती है इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, थर्ड कंडीशन, ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बेसिकली डिसाइड कौन करता है? इंटरसेक्शन। तो यहां तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट,
तो इस केस में क्या होता है, लाइन अगर ज्योमेट्रिकली बात करें, लाइंस आर पैरेलल, और नो सोल्यूशन की जो सिचुएशन होती है वो क्या है, a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के तो इक्वल हो जाए, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, दो इक्वल लेकिन तीसरा इक्वल ना हो तो हम लोग कहते हैं दिस इज द अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन एंड दिस इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन नहीं होता है तो हम लोग क्या कहते हैं उस टाइम पे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, अब सवाल उठता है कि जब बहुत सारे सोल्यूशन है तो कैसा होता है, देन अगेन इट इज कंसिस्टेंट। तो यानी कि अब फटाफट से समरी देखेंगे, कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए, आपको दो इक्वेशन का कोई भी सेट दिया हो बच्चों, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि कितने सोल्यूशन है, आपको करना क्या है, ये चेक करना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल नहीं है, हम कह देंगे यूनिक सोल्यूशन। इस टाइम पे सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, ज्योमेट्रिकली इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है ये। अब दूसरी कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाए तो c भी चेक करो। यहाँ पे क्यों नहीं c को चेक करे थे, क्योंकि जब ये लोग इक्वल नहीं होते हैं तो c को चेक नहीं करना है, c देखना ही नहीं है कैसा है। अगर दो इक्वल हो तो c को चेक करना है। अगर c भी इनके इक्वल हो जाए तो हम लोग कहते हैं सोल्यूशन एक नहीं बल्कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे एंड लाइन एक के ऊपर एक से जाएंगे, इसे कहते हैं मैथमेटिकली कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, इस केस में हम लोग कहते हैं कि लाइन आपस में कभी नहीं मिलेंगी, लाइंस विल बी पैरेलल एंड जब पैरेलल होती है तो उस केस में नो सोल्यूशन होता है, और जब सोल्यूशन नहीं होता है तो हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ये जो कंडीशन है आपको हमेशा याद रखना है, और इसी पे बेस्ड अब हमारा 3.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। सो लेट्स on comparing the ratios a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the line representing following pair of linear equation intersect at a point parallel या coincident। इसको चेक करके बच्चों हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो देखिए पहले आप लोग मुझे बताइए, जो इक्वेशन दिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, a1 क्या है 5, x का कोफिशिएंट, x का जो मल्टीपल है ना, x को छोड़ के जो भी है वो a1 है, b1 -4, c1 8। नाउ a2 b2 c2, तो ये पहला स्टेप है, सही तरीके से a1 b1 वगैरह लिख लेना, यहां गलती की तो आगे भी मिस्टेक हो जाएंगी। नाउ बच्चों अब हमने जो याद किया हुआ है a1 अपॉन a2 पहले तो निकाल लेते हैं, कंडीशन हमें याद है 5 डिवाइडेड बाई 7, फिर एंड b1 अपॉन b2 भी चेक करो, b1 अपॉन b2 इज -4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, माइनस कितना आ रहा है 2/3। तो देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 तो 5/7 आया था, लेकिन b1 अपॉन b2 -2/3 आया है, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये लोग इक्वल नहीं होते तो c नहीं चेक करना है, c से मतलब ही नहीं हमें, जब नॉट इक्वल है तो क्या लिखेंगे, सो देयर इज यूनिक सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है वो यूनिक होगा, यूनिक मतलब सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। और अगर कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन पूछता, यहाँ पे नहीं पूछा है, लेकिन अगर कोई पूछे तो तुम तुरंत बता सकते हो कि भाई जो पहला इक्वेशन है उसकी लाइन और दूसरे इक्वेशन की लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जहां इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहां पे उस पॉइंट पे एक्स क्या है और वाई क्या है, वही उसका यूनिक सोल्यूशन है। तो ये ज्योमेट्रिकली भी हमें पता कर लिया, वैसे यहाँ पे पूछा नहीं था, इन्होंने बस इतना पूछा था कि बताओ कैसा सोल्यूशन है, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन है क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बच्चों अब इसी का हमने लिख रखा है यहाँ पे थर्ड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। चलो बताओ रचित, a1 b1 c1 a2 b2 -1 y का मल्टीपल एंड c2 9। पहला स्टेप है सही तरीके से कांस्टेंट लिखना। नाउ a1 अपॉन a2 चेक करिए तो कितना होगा, a1 अपॉन a2 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 हो जाएगा बच्चों, एंड b1 अपॉन b2 -3 डिवाइडेड बाई -1 यानी कि +3। देख सकते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है,
ठीक है, तो अब जब इक्वल हो जाते हैं तो सी भी चेक करना पड़ता है। नाउ चेक C1 अपॉन C2 ऑल्सो। तो C1 अपॉन C2 इज 10/9, ये तो ऑलरेडी चल रहा है, इसका 10/9 है ये। इसका मतलब ये हुआ कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये किसकी मैथमेटिकल कंडीशन है? पैरेलल लाइन की कंडीशन है। सो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन, एंड अगर कोई पूछा होता हम कह देते कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो बच्चों बस ऐसा ही करना है, क्वेश्चंस में चेक करना है कि कैसा सोल्यूशन होगा और लाइंस किस तरह की होंगी। चलिए, तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। यानी यहाँ भी कुछ नया काम नहीं है, वही चीज है, आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है, हम उसके रेशियोज को चेक करेंगे और बताएंगे कि यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर कंसिस्टेंट पूछा हो तो कंसिस्टेंट दो केसेस में होता है, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट होता है, और इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट होता है। याद कैसे रखना कि भाई अगर सोल्यूशन हो, चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन सोल्यूशन है कंसिस्टेंट, एंड इफ देयर इज नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। आज के बाद अगर पढ़ाते हुए बात हुई तो समझ लेना। हाँ तो देखिए, उसको बंद करो। इनकंसिस्टेंट कब होता है? व्हेन नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होता है यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट के केस में। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने ये नहीं पूछा है कि बताओ सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं, इन्होंने वर्ड्स चेंज कर दिया है, मीनिंग तो वही है। तो जो भी इक्वेशन, यहाँ पे मैंने थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिख रखा है। इक्वेशन ये है, फ्रैक्शन में दिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 B1 C1 पहले बताइए। A1 क्या होगा? हाँ 3/2, B1 C1 वाह क्यों इतना बड़ा गुनाह कर दिया उसने वहां पे होके? कांस्टेंट है लेकिन राइट साइड में है, तो जब कांस्टेंट राइट साइड में होता है तो नेगेटिव करके बोलना है, -7। ओके चलो, अब तुम बताओ इस वाले में A2 B2 C2। ओके ऐसे लिखना है कांस्टेंट। नाउ अब हम लोग चेक करते हैं A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ रही है? 3/2/9। ठीक है, अब इस सिचुएशन में कई बार बच्चे गलती करते हैं कि क्या करना है, तो याद रखिए कि जब एक चीज हमेशा याद रखना, A/B/C/D, ये सिचुएशन जब भी होती है, इसको कैसे हैंडल करना होता है बच्चों? A/B एक फ्रैक्शन है कोई, इसमें दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन से ज्यादा इजी हम लोग को मल्टीप्लीकेशन लगता है, तो हम लोग क्या करें, इसको मल्टीप्लीकेशन में बदल लें, लेकिन इसको पलटना पड़ेगा D/C। तो जब पलटेंगे तो D A के साथ आ जाएगा AD/BC। तो याद क्या रखना है कि जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, चौथे नंबर वाला, और जो सेकेंड और थर्ड वाले हैं वो लोग मल्टीप्लाई होते हैं, है ना? ये समझ आ गया यहां से। जैसे कि एक एग्जांपल 7/3/5/2 मान लो ये है, तो डायरेक्ट बताओ इसके हिसाब से 7 to the 14 14/15। ठीक, क्यों कर पाया ऐसा? ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है। सेकेंड थर्ड नंबर वाले मल्टीप्लाई और फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला मल्टीप्लाई होता है। क्लियर नाउ? तो ये अब हमें समझ आ गया है। अब बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। यहाँ तो अलग ही मामला चल रहा है क्योंकि यहाँ चौथा है ही नहीं, तो क्या लिख सकते हैं? 1। अब वही लगाओ, क्या आएगा? 3 into 1 2 into 9 18, यानी कि कट गया 1/6। A1/A2 1/6 आ रहा है। B1/B2 बोलिए, वहां लिखते हैं, यहाँ जगह कम। एक छोड़ देती है, यहाँ रख दे रहे हैं।
हाँ, अब देखिए बच्चों b1 अपॉन b2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/3 डिवाइडेड बाई b2 यानी कि -10। ठीक है, यहां भी वही कॉन्सेप्ट अपॉन 1, तो क्या होगा 5 को 1 से करना है, 5/3 इंटू 10 30, 30 से 5 से 30 कट गया, 5 से 30 तो माइनस का 1/6। देख सकते हैं कि ये वाला -1/6 आ रहा है, जबकि ये कितना आया था +1/6, लेकिन इक्वल तो नहीं है ना। तो जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या कहना, क्या सी चेक करना है? नहीं, सी को नहीं चेक करना है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन को और भी क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। दैट्स ऑल, बस यही करना है बच्चों बाकी के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्यों मैंने खास तौर पे बताया, क्योंकि इसमें वो फ्रैक्शन वाला था, यानी करना वही था बट फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से इसमें बच्चे मिस्टेक कर सकते थे। तो जल्दी से लिख लीजिए फटाफट से। देखिए बच्चों, अब वैसे करना तो यहाँ 4th और 5th मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, यहाँ करना यहाँ भी वही है, बट प्रैक्टिस के लिए 2 और देख लेते हैं ताकि अब आगे अच्छे से आपसे स्मूथली बन जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले बताइए A1, B1 एंड C1। तुम बताओ A1, B1, C1, A2, B2, C2 +22। जब राइट हैंड साइड में दिया होता है ना, तो पॉजिटिव करके लेना है, अगर नेगेटिव हो तो मतलब साइन चेंज कर लेना है। उधर ऑलरेडी नेगेटिव है तो C2 को क्या करना है, +22 लिखना है। क्लियर, समझ आया? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। A1 अपॉन A2 5/-10 यानी कि माइनस का 1/2। फिर B1 अपॉन B2 -3/6 यानी कि ये भी माइनस का 1/2 सेम आ रहा है। अभी सी भी चेक करना पड़ेगा, इसका मतलब C1 अपॉन C2 -11 अपॉन 22 यानी ये भी कितना हुआ, सब आ रहा है सेम। तो क्या लिखना है? हाँ, एज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, एंड उस केस में भी कंसिस्टेंट होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, एंड कंसिस्टेंसी पूछी जाए तो यस इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, याद रहेगा कि इस केस में भी कंसिस्टेंट होता है। हाँ, तुम बताओ A1, यहाँ पे A1 क्या है 4/3, B1 C1 -8, A2 B2 एंड C2 -12। ठीक है, हमने A1 B1 C1 लिख लिया है। नाउ जस्ट वी नीड टू कंपेयर द रेशियोज। अब रेशियोज कंपेयर करना है। A1 अपॉन A2 यानी कि 4/3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका आंसर तुम लोग बताओगे, डायरेक्ट बताइए कौन कहाँ जाएगा वो सोच के। 4/6, इसके नीचे 1 का 4 से हुआ 4/3 टू द 6 यानी कि 2/3। B1 अपॉन B2 2/3 डायरेक्ट आ रहा है, यानी ये लोग इक्वल है, तो अब सी भी चेक करना पड़ेगा। तो अब C1 अपॉन C2 देखते हैं। C1 अपॉन C2 यानी -8 अपॉन -12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से काटिए, 4 2 4 3, ये भी देख सकते हैं 2/3 आ रहा है। तो अब कंक्लूजन, एज A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, so there is infinite many solution, there are infinite many solution। और जब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं तो कैसा होता है, कंसिस्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट। ठीक है, फिर 4th वाले पार्ट में वही करना है, लेकिन जब सॉल्यूशन हो तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड नहीं देख रहे हैं, इसलिए अभी 4th क्वेश्चन भी नहीं देखेंगे। जस्ट इस एक्सरसाइज में हम आपको ये सिखाना चाह रहे थे कि क्या हम लोग कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं या नहीं। तो यस, आई होप कि आप लोग चेक कर सकते हो, है ना।
तो बच्चों ये आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें क्या किया इन्होंने, गिवन द लीनियर इक्वेशन, इन्होंने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि एक इक्वेशन हमने दे दिया है आपको, आप एक और इक्वेशन फॉर्म करिए अपने मन से सोच के, ऐसे कि इसके साथ वो वाला इक्वेशन दोनों मिलके कैसा हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए। तो एक्चुअली सब कुछ a1 a2 b1 b2 के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, let the other equation या let the second equation आपको मानना है, सुनिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें a1 और b1 a1/a2 b1/b2 की इक्वल नहीं लेना है, ऐसे ना। तो देखो यहाँ पे 2x है ना, तो a1/a2 मान लो कुछ ले लो, 3 ले लो, 3, तो a1/a2 क्या हो गया, 2/3 हो गया। अब ये 3 है तो वो क्या नहीं होना चाहिए, 2/3 बस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, 7 ले लो, और इसका भी कोई कंडीशन नहीं है, इसमें +5 ले लेते हैं। मतलब आपको ऐसे अपने से इक्वेशन एज्यूम करना है दूसरा वाला कि जो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन सेटिस्फाई करे, बस इतनी सी बात है। तो अगर हम लोग ये ले लें देन ऑब्वियसली a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यस इट मेक, ये इन दोनों मिलके इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन बनाती हैं, बस यही करना है। अब सेकेंड, फिर से वही काम करना है, आपको इक्वेशन ये वाला लेना है और एक अपने मन से एक ऐसा इक्वेशन बनाना है। अभी तुम लोग एग्जांपल दोगे, जो लोग अभी बात कर रहे थे ना, रुक जाओ मैं बताती हूँ। अब ऐसा अपने मन से एक इक्वेशन लेना है जो कि इसके साथ मिलके पैरेलल लाइन बनाए। चलो दो इक्वेशन का एग्जांपल, हाँ तुम दो, चलो एक इक्वेशन का एग्जांपल दो मेरे को, इसके साथ पैरेलल लाइन बनाना चाहिए। और पैरेलल लाइन क्या होता है, 4x, इसका तुमने डबल कर दिया तो इसका भी डबल करना पड़ेगा। अब इसको अलग कर दो क्योंकि पैरेलल लाइन में c इक्वल नहीं होता है, ठीक है 17 कर दे, मतलब अलग कर देंगे। जैसे -8 है ना तो 16 नहीं करना है, नहीं तो वो भी तीसरा भी इक्वल हो जाएगा, तो अपन 17 कर लिए। लेट द सेकंड इक्वेशन इज दिस, ठीक है, अरे प्लस माइनस को फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग ये लेंगे, इंटेंशनली हमने क्या किया, इसका डबल कर दिया है, तो क्या होगा, a1/a2 1/2 आ रहा है, फिर b1/b2 3/6, वही भी 1/2 आ रहा है, और इसको अलग ले लिया, इसका डबल नहीं लिया है, तो वो इक्वल नहीं होगा। ऐसे सोच के आपको इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑब्वियसली, अब जो इक्वेशन आपने लिया है, ऑब्वियसली फॉर दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, सो दीज टू लाइंस, दिस एंड दिस मेक्स पैरेलल लाइन। लोग पैरेलल लाइन बना रहे हैं, ठीक। अब लास्ट कोइंसिडेंट लाइन बनाए, ऐसा एग्जांपल आपको सोचना है। पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या होना चाहिए, सोच के बताइए, सेकेंड इक्वेशन क्या होना चाहिए। कोइंसिडेंट में सब इक्वल, ऐसा करो, सीधी सी बात है, डबल कर रहा है, ठीक है, इसका डबल कर लेते हैं 4x, तो फिर सबको डबल करना, तो 6y - 16 = 0, या फिर सबको 3 गुना कर दो, है ना, 3 गुना भी कर सकते हैं। तो ये होने चाहिए दोनों इक्वेशन जो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इन इक्वेशंस के लिए ऑब्वियसली a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये दोनों पेयर जो है कोइंसिडेंट लाइन देते हैं। तो बस यहाँ पे ऐसे एग्जांपल देना था, एमसीक्यूज वगैरह के लायक है ये, मतलब अच्छे से स्ट्रांगली पढ़ना है कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए हैं। बच्चों अभी यहाँ से एक बोर्ड एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं जो हमने कंडीशन पढ़ी है। क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब आप देख सकते हो कि जो आपके इक्वेशंस हैं, पहला इक्वेशन तो नॉर्मल है और सेकेंड इक्वेशन में k है ना। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे a1 2 b1 3 c1 -7 a2 देख के बताएंगे, x को छोड़ के जो है वो a2 है, तो k + 1 b2 2k - 1 c2 उधर जो है सब ले लो लेकिन माइनस में रखना है, ठीक है, ओके। नाउ हमने रख लिया। अब इसने कहा है कि भाई इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन रखते हैं, तो फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन व्हाट कंडीशन वी नोज, फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन
बोलिए कंडीशन, क्या कंडीशन होती है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये हमने कंडीशन फिट कर दी, अब वैल्यू रख दो। तो 2 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2K माइनस 1 इज इक्वल टू -7 अपॉन माइनस का 4K प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक, अब यहां से अच्छा खासा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अब इसके आगे क्या करना है। तो ऐसे केस में आपको कोई भी दो रेशियो लेना रहेगा, चाहे इन दोनों को ले ले, चाहे इन दोनों को ले ले, चाहे पहले तीसरे को ले ले, क्योंकि सब इक्वल है। कोई भी दो को सॉल्व करके के फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो चलो बताओ किसको ले, फर्स्ट सेकंड को। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड को लेके चलते हैं। 2/k प्लस 1 इक्वल टू 3/k माइनस 2K माइनस 1। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहां, तो 2 इंटू 2K माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू इसका इससे होगा K प्लस 1। फिर अंदर मल्टीप्लाई करो, 4K माइनस 2 इक्वल टू 3K प्लस 3। 4K प्लस 3 इधर आएगा माइनस 3K, और माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। 4K माइनस 3K इज 1K, 3 प्लस 2 5, आंसर। ये सबसे पहले इक्वेशन देख के ऐसा खतरनाक डरना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको इक्वेशन एक्सेप्टेड है, A1 B1 जो भी है लिख लेंगे। अब इन्होंने कंडीशन क्या पूछी है? इनफाइनाइट, तो हम इनफाइनाइट वाला लगा दिए, फिर फिट कर दिए वैल्यू। इसके बाद जो मैंने आपको बोला है, भूलना नहीं, कि जब सब में के होता है ना, तो सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी दो ले लेते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा और के निकाल लिया। समझ आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लिख लीजिए।